हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, ये है हमारा आज का हेल्थ सेगमेंट। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक डिसाइड किया था, हमने डिस्कस किया था कि आज की बच्चियों ने एक हैचरी में से निकलकर कल को एक बड़ी बड़ी शार्क्स को फेस करना है, तो माओं को किस तरह उनको मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, इस पर हमने बात की थी और ये टॉपिक बहुत वायरल हुआ था। इसी तरह आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे प्री मैरिटल काउंसलिंग। मेरी आज की मेहमान गायनाकोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली एसोसिएट प्रोफेसर हैं और लेप्रोस्कोपिक एंड हिस्टेरोस्कोपिक सर्जन हैं, डॉक्टर समीना हक। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं मैम? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मरियम इस शो में लाने का। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मुझे ये बताएं, व्हाट इज प्री मैरिटल काउंसलिंग? ये टॉपिक तो आपने इंतहाई ज़रूरी सिलेक्ट किया है और आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे इसके लिए आज मदऊ किया है। प्री मैरिटल काउंसलिंग हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जाना नहीं जाता जी। और अगर हम प्री मैरिटल काउंसलिंग की किसी से बात करते हैं तो वो कंफ्यूज से हो जाते हैं कि ऐसी भी कोई चीज़ है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग, और हम उसी हिंदुआना तरीके से हैं कि एक लड़का और एक लड़की और वो वेडिंग नाइट को पहली बार मिल रहे हैं और ना किसी को पता है कि उसमें कौन सी मौरूसी बीमारी लड़की में है, ना पता है कि लड़के में क्या बीमारी है, उनके मिजाज मिलते हैं कि नहीं, उनके ख़ानदान मिलते हैं कि नहीं, और फिर वो एक डिज़ास्टर शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग के बहुत से फैसेट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। उनको कोई हेल्थ हैजर्ड्स तो नहीं है, कोई हेल्थ के प्रॉब्लम्स तो नहीं है, लाइक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लड़के को डायबिटीज़ हो सकती है, पता ही ना हो उसको कि मुझे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या कार्डियक प्रॉब्लम है, या थैलासीमिया माइनर है। अगर थैलासीमिया माइनर है और उसकी शादी किसी थैलासीमिया माइनर लड़की से हो जाती है तो उनके बच्चे थैलासीमिया मेजर से पैदा होंगे और उनको हर वक्त खून की बोतलें चढ़ाई जाएंगी। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही 11-12 साल के बाद यूजुअली दे डोंट सर्वाइव। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमें तो हमारे दीन ने ये कहा है कि बहुत ठोंक बजा के हमारा कुरान, हमारा दीन इस यूनिट के ऊपर बहुत कंसंट्रेट करता है और वो यूनिट है मियाँ और बीवी का, जिसके गिर्द एक फिर पूरा एक घर कंस्ट्रक्ट होता है, वो एक पूरी दुनिया आबाद होती है। तो अगर उसके जो मेन दो कैरेक्टर्स हैं, एक लड़की और एक लड़का, अगर वो शादी से पहले अपनी मेंटल जो अलाइनमेंट है उसको देख लें कि हम मैच करते हैं कि नहीं, क्या लड़के और लड़की में बच्चे पैदा करने की सलाहियत है कि नहीं जी, और अगर बच्चे पैदा होंगे तो कोई मौरूसी बीमारी तो उनको नहीं लगेगी। उसके अलावा देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच शुड बी टेस्टेड बिफोर दे गेट इनटू द वेडलॉक। ओके, ये प्री मैरिटल काउंसलिंग में सिर्फ पेरेंट्स को ही इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर जो दो लोगों की शादी हो रही है उनके लिए ये ज़रूरी है? अभी तो मरियम आपका जब ये ऑन एयर जाएगा या हम जैसे शो कर रहे हैं और लोग इसको देखेंगे, पहले तो वो कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रही है। Exactly. लड़के वाले तो कभी सोच ही नहीं सकते कि हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत है। yes. और लड़की वाले भी अकड़ जाएंगे कि जी हमारी बच्ची तो बिल्कुल ठीक है, हम क्यों टेस्ट करवाएं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जब शादी होने के बाद कपल हमारे पास आता है और हम देखते हैं कि ये तो पहले से डिसाइड हो जाना चाहिए था कि इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए थी। ओके, सिंपल से कुछ टेस्ट हैं वो करवा लेने चाहिए और डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर प्री मैरिटल काउंसलिंग में, बिकॉज दिस प्रोसेस ऑफ मैरिज, लड़की भी नाइव है, लड़का भी वो है, पेरेंट्स खुल के बात ही नहीं करते, ना माँ बेटी को बताती है कि क्या उसने फेस करना है, ना लड़के को बताया जाता है कि, और आप यकीन करो कि हमारे पास अब साइकोलॉजिकली अफ्रेड लड़कियां बहुत आ रही हैं। एक साल हो जाता है, 2 साल हो गए हैं, ना वो पेरेंट्स को बता रही हैं, ना किसी से डिस्कस कर रही हैं, और वो दैट लीड्स टू अ डिवोर्स। तो वो इतनी वो अफ्रेड होती हैं उस फर्स्ट एनकाउंटर से
कि दे कैन नॉट लेट इन। क्योंकि लड़की ने एक दूसरे घर में जाना है, जी, उसके लिए एक नया माहौल होगा, कितनी चीज़ें ये मैटर करती हैं। और फिर मुझे ये बताएं कि जो निकाह नामा है, क्या उसमें भी ये प्री मैरिटल काउंसलिंग ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। ओके। निकाह नामा जो है हाँ। वो अगर आप सूरा अल कसस पढ़ें तो उसमें हज़रत मूसा को जब उनके ससुर ने प्रपोज किया, जी। अपनी बेटी का रिश्ता उनके सामने रखा, तो ये भी हमारे माशरे में बड़ा मायूब समझा जाता है कि जी बेटी वाले भी रिश्ता दें। तो अगर आप कुरान को गौर से पढ़ें तो ये हाँ। किस्सा इसीलिए लिखा गया है कि लड़की वाले भी प्रपोज कर सकते हैं। और Exactly. उसके बाद उन्होंने शराइत लिखी कि तुम इतने साल हमारे घर रहोगे और उसके बाद यू कैन लीव अगर तुम जाना चाहो। तो ये जो हमारा माशरा लाता है ना एक कागज़ और लड़की बस साइन कर देती है और लड़का जो है वो बस कुरानी आयात पढ़ के और साइन करता है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये जो निकाहनामा है ये एक लीगल पेपर है, लीगल डॉक्यूमेंट है एक लड़की का और एक लड़के का अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए। इसमें बारीकियों तक डिसाइड होना चाहिए, जैसे अगर लड़की अर्न कर रही है और लड़का भी अर्न कर रहा है, उसमें बारीकी में लिखा जाना चाहिए कि क्योंकि दीन हमारा ये कहता है कि अगर लड़की अर्न कर रही है, लड़का हैज़ नो राइट ऑन हर अर्निंग। अगर वो अर्न भी कर रही है तो उसकी सारी जो खर्चा है वो लड़के के जिम्मेदारी है, ये हमारा दीन कहता है। और होता क्या है, आप यकीन करें मरियम कि मेरे पास जो पेशेंट्स आती हैं वो मेरे साथ अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करती हैं। मैं उनको अपनी बेटियों की तरह, बहनों की तरह, मैं उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हूँ, उनकी स्टोरी में, उनकी लाइफ में। तो मुझे बताती हैं, जैसे वो कहती हैं कि जी आते ही हमारे हस्बैंड जो हैं वो एक जॉइंट अकाउंट खोल लेते हैं और हमें चेक बुक नहीं देते। चेक बुक अपने पास है, ठीक है, और तनख्वाह उधर आती है लेकिन हस्बैंड निकालता है, उसमें से 1000 2000 हमें पॉकेट मनी दे दें तो दे दें, वरना वी आर नॉट अलाउड टू आस्क फॉर द मनी। यस, हमारे पास जो वर्किंग वुमेन आती है ना, लोअर मिडिल क्लास और जरा अनपढ़ खानदान से जो बच्ची पढ़ गई है, बिल्कुल ऐसा होता है उनके साथ। अच्छा, अब ये अवेयरनेस आ जानी चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। और निकाह नामा जो है, प्लीज़ ये बच्चियों को मैं एजुकेट करना चाहूँगी आपके चैनल की वसातत से कि निकाह नामे में आप बारीक से बारीक डिटेल भी लिखें कि मेरी पॉकेट मनी कितनी होगी, मैं कितना काम करूँगी, मेरा हस्बैंड कितना मुझे हेल्प आउट करेगा, मेरा स्टिपेंड कितना होगा महीने का, क्योंकि इसके ज़िम्मे है मेरी हर चीज़, नान नफका में इसके ज़िम्मे है। और ठीक है, एग्जैक्ट डिटेल्स लिखें एंड देन यू साइन। और फिर आजकल बच्चियां बहुत अक्लमंद हो गई हैं, वो कहती हैं कि अगर इसको डिवोर्स का राइट है तो मुझे क्यों नहीं है। निकाह नामे में आप अलाउड हैं, बच्ची अलाउड है कि अपना डिवोर्स का राइट लिखवा सकती है। जब वो तंग आ जाती है कि एक देखें, ये दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है, एक बहुत बदमिजाज बच्ची भी किसी बहुत अच्छे लड़के के हवाले हो तो जिंदगी तब भी तबाह हो जाती है। तो इसलिए दोनों के पास ये राइट होना चाहिए। देखिए, अगर वो बच्ची खुला लेती है तो उसको हक महर नहीं मिलता। तो अगर वो डिवोर्स के सिलसिले में अगर वो डिवोर्स देती है तो वो तो उसको सब कुछ मिलेगा। ज़्यादातर ऐसे भी होता है, अगर हम निकाह नामा में कुछ लिखवा दें तो पहले से ही वो जज कर लेते हैं कि शायद अगर ये पहले से ही ऐसे करे हैं तो बाद में क्या होगा। ये अक्सर लोग तो मानते ही नहीं है इसको लिखने के लिए, वो तो ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि वो थोड़ी सी चीजें लिखी और बच्ची से सिग्नेचर करवा लें। नो, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। इसको तफसील के साथ आराम के घंटों की डिटेल भी लिखनी चाहिए कि अगर मैं काम से आई हूँ और ये भी काम से आया है तो ऑल्टरनेट डेज पे हम काम करेंगे, ये एक दिन रेस्ट करेगा, मैं दूसरे दिन रेस्ट करूंगी। ऐसा तो होता ही नहीं है। मियाँ आएगा थक के, वो नहा धो के अखबार लेके बैठ जाएगा और बेचारी वो हेडलेस चिकन की तरह भागी फिर रही होती है कि अब मैंने ये करना है, बच्चों को देखना है, मैंने ड्यूटी पे भी जाना है। दिस इज व्हाट आई वेंट थ्रू। ठीक है, आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। मेजॉरिटी ऑफ अस बच्चे पाल भी रही होती हैं पेट में, लैक्टेट भी करा रहे होते हैं, हम घर को भी देख रहे होते हैं, हस्बैंड भी एक अलग बच्चा ही होता है। एक औरत पर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये तो हमें पहले नहीं पता चलता, लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है तब पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं करनी है, किस तरह फैमिली को टाइम देना है, जॉब को टाइम देना है, किस तरह जाना है, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अब बात करते हैं, मुझे ये बताएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं डिस्कस करने वाली हूँ, शादी से पहले एक औरत का मेडिकल चेकअप कितना ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है, ना सिर्फ बच्ची का, लड़के का भी।
शादी के बाद पता चलता है कि सीमन एनालिसिस में तो स्पर्म ही एक भी नहीं है, 0 एजोस्पर्मिया है। तो बजाय इसके कि ये बाद में सरप्राइजेस मिलें, ये प्री मैरिटल टेस्ट लड़के वालों को खुद ही करा लेना चाहिए, लड़के को खुद कराना चाहिए। वो कोई 25, 26, 27, 28 की उम्र पे शादी करवाता है तो एक सिंपल सा नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, शायद 1000 में हो जाता है, तो वो टेस्ट अपना सीमन एनालिसिस जरूर करवा लें कि वो बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं। और बच्ची का एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए, ये बाद में ना पता चले कि उसका एट्रेटिक यूट्रस है वो तो डेवलप ही नहीं हुआ, उसमें तो बेबी प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, या ओवरीज जो हैं वो एग्स उनमें है ही नहीं है, एट्रेटिक ओवरीज हैं, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो चुका है। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। थायराइड का टेस्ट बच्ची का होना चाहिए, लड़के का होना चाहिए, डायबिटीज जो सिंपल टेस्ट हैं वो ज़रूर लड़के और लड़की के होने चाहिए बीमारियों के मुतालिक। लेकिन बच्ची ने क्योंकि नए ह्यूमन बीइंग्स अपने अंदर से, अपने वजूद में से और वजूद पैदा करने हैं, उसका सीरम फेरिटिन जो आयरन का स्टोर्स को बताएगा, विटामिन डी लेवल, उसके सारी जो बोन की डेंसिटी है वो करवाइए, उसका अल्ट्रासाउंड, उसका स्टेटस, उसके मसल पावर, उसकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कितनी है। सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हमारे माँ बाप क्या करते हैं कि जी शादी की तैयारियों में क्या होता है, टिक्का कहाँ से बनेगा, जेवर कहाँ से बनेगा, ब्राइडल कहाँ से बनेगा, ये तैयारी। नो, प्लीज इन तैयारियों को भूल जाए। तैयारी ये करें कि हमारी बच्ची ने आगे जाके बात की है ये आपने जी, बच्चे एक वजूद को अपने अंदर से निकालना है, फिर लैक्टेट कराना है 2 साल। हमारी बच्ची इसके लिए रेडी है क्या, उसकी बॉडी में इतनी ताकत है? आप सिजेरियन सेक्शन की बात करते हैं कि जी सिजेरियन सेक्शन का रेट बहुत बढ़ गया, बच्ची को दूध, मेजॉरिटी बच्चियां नहीं पीती, दूध की कमी, कैल्शियम की, इतने उनकी हड्डियों के, पेल्विस की हड्डियां इतनी थी, उसमें से बच्चा कैसे गुजरे? शुरू से बच्ची को, आम घरों में क्या होता है, बच्चे को प्रेफरेंस दी जाती है, बोटियां अच्छी निकाल के उसको दी जाती हैं, और जिसने एक नए वजूद को पैदा करना है, मेरे हिसाब में लड़कों को तो इतनी प्रोटीन चाहिए ही नहीं जितनी लड़कियों को चाहिए। उनको दूध और देसी घी और वो चीजें बच्चियों को जितनी चाहिए, क्योंकि दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अनदर ह्यूमन बीइंग्स। लड़कों ने तो ऐसा कोई काम नहीं करना, ना दूध पिलाना, ना बच्चा पेट में से निकालना। तो बच्चियों की हेल्थ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको लेफ्ट ओवर, लड़कों के लेफ्ट ओवर्स लड़कियों को मिलते हैं, और लड़कियों से जो बचते हैं वो बेचारी उनकी माँ खाती है। तो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, एयर, पोल्यूशन, क्लाइमेट, और फिर ये जो वेदर है, क्या ये भी अफेक्ट करता है लड़की की फिजिकल हेल्थ पे? ऑफ कोर्स करता है बच्चे। अब देखो पिछले 10-12 सालों से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कितनी आ गई है जी। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जीनोएस्ट्रोजेंस की वजह से है। जीनोएस्ट्रोजेंस कहाँ से आते हैं? आपकी ये जो बाहर स्मॉग है ना, ये जो कार्पेट इंडस्ट्री और ये प्लास्टिक इंडस्ट्री के जो फ्यूम्स होते हैं, वो जब हम इनहेल करते हैं अंदर जाके, वो जीनोएस्ट्रोजन बनते हैं और वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज करते हैं। वो सारी बातें बताएं जो भी आप डिस्कस करी थी हमारे साथ। फाइब्रॉइड्स बन सकते हैं, उसके अंदर यूट्रस की का साइज बड़ा हो सकता है, उसमें आपके जो एग्स हैं बच्ची के, उनकी क्वालिटी इफेक्ट कर सकती है। लड़कों में स्पर्मेटोजोआ, उनके जो जरसूमे हैं जो बच्चा पैदा करते हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। हम तो इतने हैरान हैं कि ये हो क्या रहा है दुनिया में। ये हमारी सिविलाइजेशन या हमारी जो पूरी नस्ल है, क्या वो ख़त्म होने जा रही है? क्योंकि दरख्तों पे भी कम फल लग रहे हैं और अंडे जो हैं, एग्स हैं। इसलिए मैं इस पे जोर देती हूँ कि स्पर्म्स तो डेली नए बनते हैं बच्चों के, लेकिन एग्स तो अल्लाह सुब्हानो ताला पैदाइश के वक्त बच्ची की ओवरी में डाल के भेजते हैं। तो वो उनकी सेफ गार्ड बड़ा ज़रूरी है। जितने भी ये टॉक्सिन्स हैं, जैसे हम घरों में फिनाइल बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं, डेटॉल का इश्तिहार आ रहा है जी, या इस तरह के पेस्टिसाइड्स जो हैं कि जी इसको फर्श पे डालें और फिर बच्चे को बिठाएं। आपको पता है कितने जीनोएस्ट्रोजेंस उसके अंदर होते हैं? परफ्यूम्स, आप जितने भी उसको लोशंस बच्चे को लगा रहे हैं, उसमें थैलेट्स हैं, उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि वो सब के सब हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हार्मोनल डिसरप्टर्स इनको कहते हैं, यानी पूरी बॉडी जो हार्मोन्स पे चल रही है, हार्मोनल डिसरप्टर्स हैं ये सारी की सारी चीज़ें। एयर फ्रेशनर्स हैं, ये सारे पेस्टिसाइड्स जो देते हैं कि जी आप ये कर रहे हैं, सरफेस को ऐसे साफ करें, किचन की सरफेस को ऐसे साफ करें। तो आप सादे पानी से उसको धोएं ना, साबुन से, सादे पानी से धो के सारी चीज़ें उस पर लगा ना रहने दें कुछ भी। और अब ये जैसे कोविड के ज़माने में हमने मास्क पहने थे,
वो प्लास्टिक के थे, सारा प्लास्टिक अंदर जा रहा था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम जो इसका तो हमें सैनिटाइज पता ही करते नहीं थे था। कई साल, हम अब भी हमें इतनी हम्म। आदत है कि हम सैनिटाइजर, वो भी थैलेट्स हैं, वो भी आपके हार्मोनल डिसरप्टर्स हैं, तो आपकी फिर पूरी क्या बॉडी चीजें के होनी हार्मोन्स। चाहिए जो कि हार्मफुल ना हो, स्पेशली सादा हम पानी, खवातीन के लिए? सादा पानी, सादा बेसन पानी, ठीक लें, है। पिसा हुआ बेसन, उससे मुंह धोएं। ठीक है। इतना वो एक्सकोरिएट करता है, वो ऊपर से सेल्स को उतारता है, डेड लेयर को आजकल तो उतारता इतने है। ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गए हैं नो, डोंट कि यूज देम, फेस पे लगाने चाहिए, इससे आपकी स्किन वाइट हो जाएगी, और हम लोग बाय कर लेते हैं। थैलेट्स कितने भी साइड उसमें इफेक्ट होते हैं इनके? बहुत ज्यादा। अब एक रिसर्च हुई थी, उसमें अमेरिकन औरतों पे रिसर्च हुई थी। अमेरिकन एक सिंगल औरत जी। पूरे दिन में 45 to 48 हार्मोन डिसरप्टर्स से उसका सामना होता है। ओके। और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इनफर्टिलिटी, अब तो कंसीव करना ही मुश्किल हो गया है। बच्चों का इतने इतने साल शादी को हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी जब वो अचीव करना चाहते हैं तो वो मुश्किल हो गया है। कहाँ हम बच्चों को अवॉइड कर रहे होते थे, और अब हमारी इनफर्टिलिटी के इतना लंबा वो लाइन लगी होती है। क्योंकि मेरा एक IVF सेंटर है, मैं IVF एक्सपर्ट हूँ, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको आम अल्फाज में कहते हैं। लाहौर में ये इधर नेस्पाक कॉलोनी में है, और हमारे पास तो इतने ज़्यादा रश है इनफर्टाइल पेशेंट्स। मैम, जो लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, अपना YouTube चैनल बता दें, या इंस्टाग्राम का कोई पेज है वो बता दें, ताकि लोग आप तक पहुंच सकें। इंस्टाग्राम पे अगर आप लिखें डॉक्टर समीना हक _ ओके, तो यू कैन रीच माय रील्स जो मैंने उसमें डाली हुई हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए। हर रील इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। कुछ बातों का तो हमें वैसे नहीं पता, क्योंकि हमें गाइड ही नहीं किया जाता, हमें बताया ही नहीं जाता। ये टैबू टॉपिक्स हैं, हालांकि ये खुल के बात होनी चाहिए। कुरान ने खोल के बातें की हैं, तो व्हाई नॉट मदर्स क्यों एक बीच में पर्दा हायल रखती हैं बेटियों से? बेटी को माँ से एक बात डिस्कस करनी चाहिए। लड़के को एक उसकी जो बलूगत, उसकी जो वो एडल्ट हो रहा है, वो सारी बातें बाप को 9 साल की या 8 साल की उम्र पे बेटे को पहले बता देनी चाहिए गोद में बिठा के। लड़की को क्या होना है एवरी मंथ, ये माँ को उसको गोद में बिठा के पहले ही बता देना चाहिए। तो ये तो, और फिर एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात मरियम मैं करना चाहती हूँ, वो ये है कि बच्चे जो है ना आजकल के जो लड़के हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमारी ये जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन प्लीज़ मैं उनको और उनकी माँओं को ये मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को सिखाएं कि एक प्यारी सी लड़की जिसको बाप ने कंधों पे बिठा के पाला है, जिसको वो चूम चूम के रखता है, वो उसकी जान है, उसको रूडली और उसको बहुत जानवरों की तरह मत इस्तेमाल करें। उसको वो ऑब्जेक्ट समझते हैं। आप यकीन नहीं करोगे मरियम, हमारे पास बच्चियां आती हैं टोन एंड ब्लीडिंग, तो हम उनकी स्टिचिंग करते हैं। और फिर ये टैबू टॉपिक्स हैं, ये किसी टीवी चैनल पे किसी ने डिस्कस नहीं किए। हमारे पास वो प्यारी सी मासूम सी बच्चियां आती हैं जिनको लगता है किसी दरिंदे ने नोचा। एग्जैक्टली, ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। तो प्लीज ये बातों का ख्याल रखने, अपने बेटों को बताएं कि वो किसी का जिगर का टुकड़ा उनके कमरे में मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है ना अभी जो हमने डिस्कस किया है, हमें दोबारा इससे खुल के जब हमारे पास टाइम हो, हम इस टॉपिक को ज़रूर डिस्कस करें। और जाते जाते एक मैसेज दे दें जिन बच्चियों की शादी होने वाली है, तो कुछ छोटा सा मैसेज दे दें। बिल्कुल, मैं लड़के और लड़की दोनों के लिए मैसेज दे रही हूँ कि अपना साथी बहुत बहुत सोच समझ के आप चुनें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो उड़ान है ना, या तो वो वज़न बन के आपकी उड़ान को नीचे कर लेंगे, या आपके साथ उड़ेंगे और आपकी उड़ान को आसान कर देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि उसको दीन का कितना नॉलेज है, वो मुसलमान कैसा है, दयानतदार है, और उसमें हिम्मत कितनी है। कि कोई बीमारी है अगर और आप उसके साथ कोप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि आप किस साथी को अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए अपने साथ लेके चलने वाले हैं। एक्सीलेंट मैम, आपकी बातें सुनकर इतना अच्छा लगता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है बड़ा अच्छा लगता है। जब भी आप आती है हमारे शो में, कोई ना कोई नई बात हमें सीखने को मिलती है। आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने भी आज कुछ सीखा होगा। इस कन्वर्सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टाइम आपके साथ एक डिफरेंट टॉपिक हम दोबारा से लेकर आएंगे। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।